नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8वीं के इतिहास का 5वां अध्याय शिल्प एवं उद्योग का है। इसके पहले बिहार बोर्ड के 8वीं और 7वीं के बच्चों के लिए कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शिल्प एवं उद्योग। हमने प्रारंभ से इस पुस्तक में पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य किया और उसका हमारे समाज पर, हमारे ग्रामीण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम देखेंगे कि शिल्प एवं उद्योग का पतन किस प्रकार अंग्रेजों के आने से हुआ और इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ा। हमारे देश का एक समय व्यापार दूसरे देशों में होता था। यहाँ हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध थीं। अंग्रेज़ यहाँ आए ही थे यहाँ से वस्तुओं को ले जाने, लेकिन यहाँ रहते रहते उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि यहाँ का पूरा उद्योग धंधा बर्बाद हो गया और भारत में यूरोप से सामान का आयात होने लगा। कैसे यह पूरी सिस्टम उल्टा हो गया कि जो व्यापारी यहाँ से सामान ले जाने आए थे, अब उनका सामान भारत में बिकने लगा। इस पूरी कहानी को हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि करती थी, परंतु शिल्प और उद्योग में भी भारत कभी पीछे नहीं रहा। वह विश्व में अग्रणी रहा। बहुत पुराने समय से ही भारत का अरबों और यूरोपियों के साथ व्यापार चलता रहा। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन के पहले बहुत ही विकसित थी और यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। यहाँ की मलमल के कपड़े की डिमांड पूरे दुनिया से होती थी। मुगल के शासनकाल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देश में वस्त्र को निर्यात किया जाता था। इसमें जो महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात किया जाता था वह था ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छींट, अहमदाबाद की धोतियाँ एवं दुपट्टे, नागपुर और मुर्शिदाबाद की रेशमी किनारी वाले कपड़े और कुछ अन्य सूती वस्त्र। इस प्रकार के वस्त्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता था। इतना मुलायम और शरीर को इतना आराम देने वाला वस्त्र केवल भारत में ही बनते थे। इन सब के बदले हमारे देश बाहर से बहुत कम चीज़ें आयात करती थी। इसी के कारण उन्हें सोना और चांदी देकर यह सामान हमसे खरीदना पड़ता था। उपभोग की बहुत ही कम वस्तुएं भारत आयात करता था। वह भारत ऐसा देश था कि यहाँ हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध थी, इसलिए इसे बहुत कम वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। किन किन वस्तुओं का भारत उस वक्त आयात करता था? वे वस्तुएं थी ऊनी कपड़े, तांबा, लोहा और कागज़। इन चीज़ों को का भारत आयात करता था। एशिया के देश में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले, इत्र और अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि का आयात किया जाता था। तो ये कुछ ही चीज़ें थीं जिनका भारत आयात करता था। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी, इसके पहले हमारा शिल्प और उद्योग यह दोनों की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता आ गई। भारत छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया। राजाओं का मुख्य उद्देश्य केवल युद्ध करना हो गया और शिल्प और उद्योग पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा विदेशी आक्रमण लगातार भारत पर होते रहे तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भी भारतीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। स्थिति ऐसी हो गई कि सरकारों की स्थितियां खराब होने लगी। युद्ध में काफ़ी पैसा खर्च होने लगा। अब इसके कारण उन्होंने अपने राज्य के व्यापार में कर लगाना
प्रारंभ कर दिया और ज़्यादा कर लगाने के कारण व्यापार में गिरावट आने लगी और इसका असर उत्पादन पर भी पड़ा। लेकिन अब भी भारतीय बुनकर और दस्तकारों की दक्षता का कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं था। वे हाथ से जो बुनाई करते थे वैसी बुनाई कहीं नहीं होती थी। उस समय भारत में सबसे प्रसिद्ध था कपड़ा उद्योग। यह कपड़ा उद्योग भारत के कई जगहों पर था, जैसे बंगाल में, ढाका में, गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत और भड़ौच में। ये आज भी वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, लखनऊ ये आज भी वस्त्र उद्योग में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरै और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम भारत के अनेक क्षेत्रों में वस्त्र उद्योग का केंद्र था। कश्मीर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इन उद्योग की उन्नति के कारण सभी औद्योगिक नगर बन गए। ये सारे नगर औद्योगिक नगर बन गए। यहाँ पर कपड़ों के बहुत सारे कारखाने खोले गए। इन कारखानों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। भारत की जो शिल्पकला थी एवं औद्योगिक समृद्धि इतनी विकसित थी कि इसी को देखकर वे लोग भारत से व्यापार करने यूरोपीय आए थे और जब स्थल मार्ग से वे व्यापार करने में सक्षम नहीं हुए तो वे जल के मार्ग से भारत में व्यापार करने आते हैं। इसके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। हमने देखा कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं व्यापार करने। कहाँ पहुँचते थे वो लोग? कालीकट में वो पहुँचे थे और वहीं उन्होंने अपनी कोठी बनाई थी। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार भी दे दिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तुएं लाती थीं और उसके बदले कपड़े, मसाले ये सारी चीज़ें भारत से इंग्लैंड जाया करती थीं। इन सब बातों को हमने अध्याय 2 में पूरे डिटेल में पढ़ा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस तरह हमने देखा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत की वस्तुएं अंग्रेज खरीद कर ले जाते थे, पूरे यूरोप वासी खरीद के ले जाते थे। परंतु भारत की आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था। जो सबसे प्रमुख उद्योग भारत में प्रचलित था वह था सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग। यहाँ पर बताया गया है कि हम जानते हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले कालीकट आए थे और वहाँ से उन्होंने सूती कपड़े खरीदे थे। तो कालीकट के नाम पर ही उन्होंने इसका नाम कैलिको रख दिया और इस तरह बारीक सूती कपड़े को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था बारीक कपड़ों को, और इसी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी सूती कपड़ों को वे मसलिन का नाम उन लोगों ने दे दिया। तो जगह के स्थान के नाम पर और उच्चारण की गलती के कारण ये चीज़ें उन कपड़ों का नाम पड़ गया और यही धीरे धीरे मलमल नाम ले लिया। तो हम लोग यहाँ पर इस बात से यह समझ सकते हैं कि भारतीय कारीगर इतने कौशलवान थे कि विश्व के लोग उनके हाथ की बनी हुई सामग्री लेते थे। 20 गज लंबे और 1 गज चौड़ा बढ़िया जो मलमल का कपड़ा था उसे एक अंगूठी में घुसाकर आराम से निकाला जाता था। और इतना कपड़ा बनाने में पता है आपको कितना समय लगता था? 6 महीने का समय लग जाता था। इतनी मेहनत से वे एक मलमल का टुकड़ा तैयार करते थे। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ किसी भी प्रकार प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन लोगों ने अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड ने 1720 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया
वे चाहते थे कि इंग्लैंड में उद्योग बढ़े और इंग्लैंड का सामान भारत में बिके और ना कि भारत का सामान इंग्लैंड में। इसलिए उन्होंने एक कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, इस समय यूरोप में फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी थीं। सूती मिलों की कपड़े के मिलों की भी कई फैक्ट्रियां लगाई गई थीं, लेकिन वे कपड़े सस्ते मिलते थे। इसके बावजूद भी भारत के बने सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल महंगे होने के बाद भी वहाँ काफ़ी मात्रा में बिक रही थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इनके आयात पर ही पाबंदी लगा दी और इस समय वहाँ तकनीकी विकास की आसूस की गई और वहाँ पर मिलों का आविष्कार हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जिसने समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव हो गया और बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा इंग्लैंड में और वस्तुएं सस्ती हो गई। बहुत ही कम कीमत पर फैक्ट्री में ढेर सारे कपड़े तैयार किए जाने लगे। मैनचेस्टर और लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए, क्योंकि यहाँ पर उद्योग स्थापित हो गए थे, फैक्ट्रियाँ बन गई थीं और इंग्लैंड में मैनचेस्टर और लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बहुत बड़े केंद्र बन जाते हैं। इन केंद्रों के बनने के बाद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप में घट नहीं रही थी। 19वीं शताब्दी में सूरत और अहमदाबाद में पोटाला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे और इसका निर्माण पूरे विदेश में काफ़ी मात्रा में था, निर्यात होता था और वे लोग इसका डिमांड काफ़ी करते थे। अंग्रेज इससे काफ़ी चिंतित थे। उनके कपड़े सस्ते होने के बावजूद भी वे हमारे भारतीय शिल्पकला और उद्योग, हथकरघा उद्योग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिज़ाइनें बनाई जाती थीं। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। ये काफ़ी महंगे होते थे। सोने के धागों से कपड़ों पर डिज़ाइन बनाई जाती थी। ढाका और लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। इन कपड़ों को यूरोप के जो बड़े बड़े घरों के लोग होते थे, राजा रजवाड़े होते थे, वे लोग इन कपड़ों को काफ़ी पसंद करते थे। अधिक मूल्यवान होने के बाद भी वे ऑर्डर करके इन चीज़ों को मंगाते थे। जमींदानी बुनाई वाले कपड़े महंगे क्यों होते थे? इसका उपयोग सिर्फ रजवाड़े परिवार के लोग ही क्यों करते थे? तो हमने अभी अभी देखा कि जमींदानी बुनाई वाले कपड़े में सोने के धागों से बुनाई की जाती थी और वह हाथ से बनाया जाता था। 6-6 महीना एक कपड़े बनाने में लग जाते थे, इसलिए ये काफ़ी महंगे होते थे और क्योंकि इतना खर्च केवल रजवाड़े परिवार के लोग ही कर पाते थे, इसलिए वे ही इसका उपयोग करते थे। भारतीय उत्पादन की बढ़ती हुई मांग को देखकर अंग्रेजी सरकार परेशान थी और वह किसी प्रकार हमारे उद्योगों को चौपट करना चाहती थी और इसके लिए वह कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था, परंतु 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार की नीति हो गई। अब अंग्रेज की सारी कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। अंग्रेज में जितनी भी कंपनियां थी वे सब भारत में व्यापार करने लगीं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अब वहाँ औद्योगिकरण हो गया था, अधिक संख्या में वस्त्र उत्पादन किए जाने लगे थे, तो अब उन्हें बाजार की आवश्यकता थी। इस नीति का सबसे पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ। हमने अभी अभी देखा था कि वहाँ कई वस्त्र कारखाने बन गए थे और वे सस्ते होते थे। भारतीयों का पैसा ये पहले ही चूस रहे थे भारत पर अधिकार कर। अब वहाँ के कपड़े जब सस्ते मिलने लगे तो लोगों ने हाथ की बुनाई का कपड़ा खरीदना बंद कर दिया और सस्ते कपड़े वे खरीदने लगे।
अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला भी शुरू किया गया। वे ऐसा कानून बनाते थे कि उनका सामान आसानी से भारतीय बाजारों में उपलब्ध होता था और भारतीयों का सामान भारत में ही महंगे बिकते थे और अन्य देशों में भी उसमें कर लगाए जाते थे। वे अपने हिसाब से कानून बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। वे ऐसे कानून बनाते थे जिसके सहारे भारत से कच्चा माल आसानी से वे लोग प्राप्त कर लेते थे और तैयार माल को भारत में बेच सके। तो भारत का उन्होंने दोहरा दोहन किया, यहाँ के उद्योगों का दोहरा दोहन हुआ। यहाँ के ही बने कच्चे माल की चीज़ों का प्रयोग कर सामान अपने देश में बनाकर और फिर यहाँ ही ऊंचे दामों पर वे बेचने लगे। मशीन की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा और अब वे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोजने लगे ताकि उनके देश में बने हुए कपड़े बिक सके। अब इंग्लैंड के व्यापारी इंग्लैंड का कपड़ा लेकर भारत में बेचने को आने लगे, जबकि 1600 ईस्वी में वे भारत से कपड़े ले जाया करते थे। इस समय तक इंग्लैंड का उद्योग काफ़ी उन्नत था, जिससे भारत में भी सस्ते दामों के कारण मशीन द्वारा बनाए गए कपड़े बिकने लगे। भारतीयों की स्थिति खराब होने लगी और इसलिए वह अंग्रेज़ों में बने हुए कपड़े सस्ते होते थे वे खरीदने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी, इसमें केवल अंग्रेज़ों का मुनाफा होता था। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर भारतीयों को आयत कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। तो इंग्लैंड का सामान भारत में सस्ते बिक जाते थे और भारत का सामान इंग्लैंड में काफ़ी महंगा बिकता था। स्थिति ऐसी बनी कि भारतीय बुनकर और सूत काटने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगी। 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई, लेकिन यह केवल कच्चे माल की वृद्धि हुई, कोई वस्त्र कोई सामान की वृद्धि नहीं हुई। केवल कच्चे माल वे हमसे ज़्यादा लेने लगे क्योंकि उनके पास फैक्ट्रियां थी, उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी। हमने देखा था पिछले अध्यायों में कि अंग्रेज अपने मन के लायक अपने उद्योगों में यूज़ होने वाले कच्चे माल के अनुसार भारत में जबरन खेती करवाने लगते हैं। भारत में कपास, नील की खेती, अफीम की खेती, जूट, यह सब उनके लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, तो उन लोगों ने इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दिया। भारतीयों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी, अफीम की खेती कराई जाती थी, ताकि इसका उत्पादन वह अपने देश में ले जाकर कपड़ों की रंगाई में करे या फिर शोरा अफीम का प्रयोग वे लोग करते थे। अनेक कार्यों में बारूद का उपयोग करते थे। तो इस तरह का चीज़ जिनकी उन्हें आवश्यकता थी उसी को यहाँ पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया गया। वे किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे और उन्हें अनाज की जगह नकदी फसलें उपजाने को बाध्य करते थे। इन सब बातों को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अब उन पर ऐसा प्रेशर था कि वे अनाज की जगह नकदी फसल उपजाते थे और बहुत ही सस्ते दाम पर अंग्रेज उनसे ये फसल खरीद लेते थे। अब इनके पास साल भर के खाने का अनाज भी नहीं बचता था। इंग्लैंड में खाद्यान्न की भी कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय अनाज का निर्यात किया जाता था, तो वे यहाँ के लोगों को अनाज उपजाने भी नहीं देते थे और यहाँ से अनाज का निर्यात भी करते थे। और दूसरी तरफ अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किए जाने से भी देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। उन्होंने भारत के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपने मकान बनाए और उद्योग के लिए उन स्थानों का प्रयोग किया, तो यहाँ पर खेती के लिए ज़मीन भी कम होने लगा। अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह से उनके उद्योग को समाप्त कर अपने उद्योग को भारत में विकसित करें। यही एकमात्र उद्योग था। वे केवल यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे और यहाँ कोई उद्योग धंधा स्थापित करने के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से भारत
कि शिल्प और उद्योग का पतन होने लगा। धीरे धीरे यहाँ का शिल्प और उद्योग समाप्त होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचा दिया। अब हस्तशिल्प के बने वस्तुएं काफ़ी महंगी थी और मशीन से बनी हुई चीज़ें काफ़ी सस्ती थी। इस कारण लोग हाथों से बने हुए वस्तुओं को कम खरीदने लगे। भारत में गरीबी भी आ गई थी, इसलिए लोग सस्ते वस्तुओं का ही प्रयोग ज़्यादा करने लगे। अब हस्तशिल्प बेकार हो गए, उनकी आमदनी बंद हो गई। अंग्रेज़ों के शासन के पहले कृषि, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग में बहुत बढ़िया तालमेल था, लेकिन कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प का विनाश हो गया और यह पूरा संतुलन बिगड़ गया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब काम के तलाश में बेकार हो गए। अब इनका सामान कोई नहीं खरीदता था। अब ये लोग शहर छोड़कर गांव में आकर खेती करने को बाध्य हो गए। इस प्रकार इंग्लैंड की मशीनों के आविष्कार और अंग्रेज़ों को भारत के प्रति व्यापार की बहुत ही गलत नीतियों ने भारत में निः औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति बना दी। अब सारे लोग खेती पर दबाव बनाने लगे। न उद्योग था, न शिल्प था, सारे लोग आ गए खेती पर। तो कृषि पर भी दबाव बढ़ गया और भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कारीगर उद्योग को छोड़ कृषि की तरफ क्यों लौटे और हम इनकी क्या स्थिति रही, कारीगरों की, मशीनरी, भारत में कौन कौन से उस समय कारखाने खोले गए, इन सब चीज़ों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।